मित्रों, सादर अभिवादन। कर्म बीज, स्क्रिप्ट, आउटलाइन। थीम: रिश्तों की अहमियत का एहसास। लॉग लाइन: एक गूंगा बहरा बालक गृहस्थ गुरुजी द्वारा दिए गए कर्म बीज से क्या मुकाम हासिल करता है। टैग लाइन: मौत की सजा मौत या माफी। आज के दौर में लगभग हर युवा की चाहत है शानदार कैरियर, साधन संपन्नता, खूबसूरत गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती से भरपूर जीवन शैली। बाकी रिश्तों को ये उतनी ही अहमियत दे पा रहे हैं जितनी इन्हें जरूरत है। ऐसे ही खूबसूरत युवक हैं डॉक्टर धनराज, जो बचपन से ही अपनी माँ के लाडले होने का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। बचपन से ही मौज मस्ती से भरपूर जिंदगी जी रहे हैं। माँ की वजह से ही शानदार डॉक्टर का करियर पाया है। नसीब से बहुत कुछ पाकर भी अपनी चाहत पूरी करने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार रहते हैं ये धनी डॉक्टर धनराज। एक रंगीन मिजाज डॉक्टर साहब की चाहत है एक खूबसूरत मेडिको गर्ल से शादी कर लगातार अपनी आमदनी को बढ़ाने की और भविष्य को सुरक्षित करने की। नसीब से बेहद खूबसूरत मेडिको गर्ल सुंदरिया इन्हें मिल भी गई है, जिसके साथ पिछले 3 माह से बिजी हैं शहर के सबसे शानदार महंगे काफ़ी कैफेटेरिया में, लंबी डेटिंग में। लेकिन खूबसूरत मेडिकल गर्ल सुंदरिया को न जाने क्या समझ में आता है कि वैलेंटाइन डे पर धनराज के प्रपोजल को ठुकरा देती है। उनके सपनों को तोड़कर उन्हें अकेला छोड़कर चल देती है। इस तरह अब खूबसूरत लड़कियों से धनराज का मोह भंग हो जाता है। अब कॉफी कैफेटेरिया में रिसेप्शनिस्ट एक साधारण लड़की श्यामा से लव बाय चांस के चक्कर में डॉक्टर धनराज शादी कर लेता है। हनीमून की खुमारी उतरते ही फिर से अपने पुराने बदचलन दोस्तों के साथ अय्याशी में लग जाता है। अपने बचपन के शुभचिंतक संस्कारी मित्र विनोद के लाख समझाने के बाद भी शराबियों का साथ नहीं छोड़ पाता है डॉक्टर धनराज। लेकिन जैसे ही अपनी पत्नी के गर्भवती होने की बात मालूम होती है, अब उसके मन की पुरानी महत्वाकांक्षा जन्म लेती है। अपने होने वाले बच्चे को महान क्रिकेटर बनाने का ख्वाब देखता है और चोरी से लिंग टेस्ट में लड़का ही है मालूम होते ही अपने सपनों को साकार करने में लग जाता है। गर्भावस्था के दौरान पत्नी सेवा में लगे रहता है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। उसकी पत्नी श्यामा एक गूंगे बहरे बच्चे को जन्म देती है। डॉक्टर धनराज के सारे सपने अचानक टूट जाते हैं। निराश हताश धनराज के अंदर का राक्षस जाग जाता है और अब वह अपने बच्चे की विकलांगता का कारण पत्नी के पिछले जन्म के पाप बताकर उसे प्रताड़ित करने लगता है। इसी बीच श्यामा की एक अकेली अभिभावक डाली माँ भी कोरोना की चपेट में आने से गुजर जाती है। अब तो श्यामा पर एक साथ दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इधर 2 सालों में पत्नी और बच्चे पर धनराज के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हर बच्चे की अपनी जिज्ञासा होती है, जिसका जवाब पाने के लिए वह अपने आसपास देखता है, सुनता है और बोलता है। लेकिन एक बच्चा
जो जन्म से गूंगा बहरा है, जो न सुन पाता है ना ही बोल पाता है, सिर्फ अपने आस पास अपने पिता को गुस्सा करते हुए देखता है, अपनी माँ को लगातार प्रताड़ित होते हुए देखता है। नन्हा बालक ये सब कुछ देखते हुए बड़ा हो रहा है। जिज्ञासु मासूम को अनसुनी अनकही बातें सिर्फ देखते हुए महसूस हो रही है, वो भी आधी अधूरी। ये आधी अधूरी भावनाएं उसके कोमल कोरे मन को अपने पिछले जन्म की दुखदाई यादों की ओर ले जा रही है, जो उसे अंदर से और ज्यादा विचलित कर रही है। बच्चे के 2 वर्ष पूरे होते होते श्यामा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए वह एक गृहस्थ गुरुजी के एनजीओ में शरण लेती है, जहां अपने बच्चे यशराज को बेहतर परवरिश और इलाज मिलने पर श्यामा की उदासी खत्म हो रही है। 10 वर्ष की उम्र तक आते आते बच्चा काफी स्वस्थ और सुंदर नजर आ रहा है। उसकी विकलांगता 60% तक रह गई है। एनजीओ में और भी गरीब बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गुरुजी और उनकी विदुषी पत्नी लगे हैं। यहाँ गुरुजी ने शहर के रिटायर्ड बुजुर्गों की एक मित्र मंडली बनाई है, जिसमें कई सारे विषयों के विशेषज्ञ हैं, जो इन बच्चों को बेहतर जिंदगी के लिए उनकी रुचि अनुरूप कौशल की तैयारियां भी करवाते हैं। इनमें अधिकांश वो लोग हैं जिनके बच्चे अपने बेहतर करियर की खातिर विदेशों में बस गए हैं। ये अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर को मिलने को तरसते हैं। ये बुजुर्ग अब गरीब बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देकर सुकून महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही एक मस्त मौला बुजुर्ग है अभिनय गुरु हसमुख भाई, जो अपनी परेशानियों को छुपाकर लोगों की तकलीफों को दूर करने में लगे हैं। हसमुख भाई की जवान चुलबुली पड़ोसन की अदाएं और हसमुख भाई का भोलापन दोनों ही दर्शकों को लुभाएंगे। समय समय पर और भी अजीब किरदार आएंगे जो फिल्म में रोचकता बढ़ाएंगे। इधर बढ़ती उम्र में डॉक्टर धनराज को जहां शारीरिक और मानसिक बीमारियां परेशान कर रही है, वहीं अब उसे अपने मित्र विनोद और उसके खुशहाल परिवार को देखकर अपने बीवी बच्चे की याद सताने लगी है। अपने बीवी बच्चे पर किए गए अत्याचार भी याद कर बड़े दुखी हो रहे हैं। एक दिन हिम्मत करके जैसे ही धनराज अपने बीवी बच्चों को मिलने जाता है, बीवी श्यामा तो सहजता से पेश आती है, लेकिन पुत्र यशराज अपने पिता के लाए खिलौने लेने से मना कर देता है। अपने पिता को लगातार देखते हुए विचलित होने लगता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। और जब होश में आता है तब अपनी माँ से लिपट कर बुरी तरह रोने लगता है। यही सिलसिला लगातार चलते रहने पर श्यामा अपने पति डॉक्टर धनराज को उनसे मिलने आने से मना कर देती है। अब धनराज का बचपन का मित्र विनोद और उसका परिवार बच्चे यशराज को बड़े अपनेपन का एहसास देते हैं। गुरुजी के यहाँ जाकर बच्चे यशराज से मिलते रहते हैं। विनोद अंकल का लगाव बच्चे के साथ बहुत बढ़ता जा रहा है और वह विनोद के परिवार का खास सदस्य बन जाता है। विनोद अंकल अब शहर के शानदार क्रिकेट क्लब में यशराज को क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। उसका भविष्य बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। साथ ही एनजीओ के
गुरुजी भी यशराज के गूंगे बहरेपन को कम कराने के प्रयासों में लगे हैं। अब 17 वर्षीय यशराज की विकलांगता लगभग 40% रह गई है। एक दिन यशराज विनोद अंकल के परिवार के साथ हंसी मजाक के मूड में होता है। उसी समय वहां डॉक्टर धनराज आकर अपने बेटे यशराज से बात करने की कोशिश करता है। तब यशराज अपने पिता को देख विचलित हो बेहोश हो जाता है और होश में आने पर विनोद अंकल से लिपट कर रोने लगता है। इधर एनजीओ के सारे बुजुर्ग अनाथ बच्चों की रुचियों को समझते हुए उन्हें नए नए कौशल सिखाते हुए भविष्य में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में लगे हैं। इधर गुरुजी के खास मित्र अभिनय गुरु हसमुख भाई भी अपने अंदाज में बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के गुर सिखा रहे हैं। इधर विनोद अंकल अब यशराज को अपना बेटा मानकर उसका पूरा ध्यान रखते हैं। एनजीओ की मदद से विनोद अब यशराज के इलाज पर पूरा ध्यान रख रहे हैं, जिससे यशराज पूरी तरह सुनने बोलने लगा है और क्रिकेट के मैदानों में अपनी पहचान बना रहा है। डॉक्टर धनराज अपने आप में दुख और अकेलापन महसूस करने लगे हैं। इधर कुछ दिनों से विनोद यशराज को कई बार तनावग्रस्त पाता है और देखता है यशराज अक्सर अपने पिता डॉक्टर धनराज और उनके बचपन के बारे में पूछता है। विनोद जब यशराज को भरोसे में लेकर उसके तनाव को लेकर बात करता है, तब यशराज अपने बचपन से लेकर अब तक दिखाई देने वाले अजीब दृश्यों के बारे में बताता है और जिन दृश्यों की वजह से वह विचलित होता रहता है। अब गुरुजी और विनोद यशराज का शहर के नामी मनोचिकित्सक से इलाज शुरू कराते हैं। यहाँ मनोचिकित्सक भी हैरान रह जाते हैं जब यशराज दवाई के रंगीन कैप्सूल देखकर विचलित हो बेहोश हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने पिता धनराज को देखकर विचलित और बेहोश होता है। इलाज के दौरान डॉक्टर कुलकर्णी अब डॉक्टर मुखर्जी से यशराज को हिप्नोटाइज कराते हैं और हिप्नोथेरेपी के दौरान यशराज देखता है कि कोई उसका हमशक्ल उसी की उम्र का कोई और उसके पिता की शक्ल और उनकी उम्र के व्यक्ति को दवाई के रंगीन कैप्सूल खिला रहा है। अगले दृश्य में पिता की उम्र का व्यक्ति बुरी तरह तड़प रहा है। फिर उसकी नाक से खून निकलते हुए देखता है। अंत में उस पिता की उम्र के व्यक्ति को चिता के हवाले कर दिया जाता है। यह सब देखते हुए यशराज तनाव में दिखाई देता है। यशराज के तनाव को देखते हुए डॉक्टर थेरेपी रोककर उसे रिलैक्स कराते हैं। इधर गुरुजी हसमुख भाई द्वारा बच्चों को लेकर किए जा रहे प्रयासों से बेहद खुश हैं। हसमुख भाई एक अलग ही दुनिया में जीने वाले बहुत भावुक बुजुर्ग हैं। इनकी अपनी रोचक और प्रेरक गतिविधियां कहानी को मनोरंजक बनाती है, साथ ही रोचक तरीके से कहानी की थीम को भी मजबूती देती है। इधर यशराज के मस्तिष्क में कई वर्षों से दिखाई दे रहे दृश्यों के कुछ राज अब मनोचिकित्सक डॉक्टर कुलकर्णी और हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर मुखर्जी के इलाज से खुलने लगे हैं। अपने पिता धनराज, स्वर्गीय दादा हंसराज, दादी मोहिनी के अलावा और भी लोगों के बारे में अब यशराज को विनोद अंकल से जानकारी मिल रही है, लेकिन उसके मस्तिष्क में दिखाई देने वाले कई दृश्य उसे आज भी परेशान कर रहे हैं। हिप्नोथेरेपी के सेशन भी चल रहे हैं। इधर
हसमुख भाई के क्रांतिकारी विचार दुनिया बच्चों की नाम से शहर के नंबर 1 अखबार में प्रकाशित होने लगे हैं। इसी बीच हसमुख भाई अपनी पड़ोसन को एक बहुत बड़े जालसाज से बड़ी बहुत चालाकी से बचाता है। अब मुख्य किरदार कहानी के किरदार यानी विनोद अंकल यशराज को क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन यशराज अपने पिछले जन्मों के दृश्यों से परेशान है। विनोद अंकल अब उसे और धनराज के बचपन, परिवार और गांव के लोगों के बारे में बताता है। यह सब जान समझकर यशराज के दिमाग में अब तक की पूरी कहानी घूमने लगती है और वो विनोद अंकल को उसके पिछले जन्म के गांव ले चलने को कहता है। इधर गुरुजी अपने एनजीओ के बच्चों और बुजुर्गों की गतिविधियों और उनसे लाभान्वित परिवारों की मीडिया को जानकारी दे रहे हैं। साथ ही हसमुख भाई की अभिनय क्लास में तैयार कलाकारों की अभिनय कला का रोचक प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि गुरुजी और हसमुख भाई जैसे बुजुर्ग समाज में बच्चों और बुजुर्गों को नजदीक लाकर एक दूसरे के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इधर विनोद यशराज को लेकर गांव के लिए निकल गया है। जैसे ही वे गांव की सीमा के नजदीक पहुंचते हैं, यशराज अपने पिछले जन्म की सारी कहानी विनोद अंकल को सुनाने लगता है। फिल्म फ्लैशबैक में शुरू यशराज हंसराज जो शहर के एग्रीकल्चर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव जाकर उन्नत खेती की योजना बना रहा है। इसी बीच अपने एक मित्र के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने पर उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की मोहिनी से होती है, जो उसके गायन पर रीझ कर उसे दिल दे बैठती है। मोहिनी शहर के संपन्न डॉक्टर परिवार से एक डेंटिस्ट है। उसके भाई भाभी और पिता डॉक्टर हैं। हंसराज बताता है गांव में उसकी काफी बड़ी खेती की जमीन है, जिसकी देखरेख उसके बुजुर्ग पिता और रिश्तेदार करते हैं। यहाँ उसने खेती के उन्नत तरीके अपनाकर बड़े स्तर पर खेती कराने की योजना बना रखी है। डेंटिस्ट मोहिनी के बुजुर्ग डॉक्टर पिता हंसराज को बहुत पसंद करने लगते हैं। 3-4 मुलाकातों में ही दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। समय तेजी से गुजरता है। हंसराज के यहाँ एक बेटी और एक बेटे का जन्म होता है। बड़ी बेटी साधारण नैन नक्श वाली सांवली और छोटा लड़का गोरा चिट्टा और बहुत खूबसूरत नैन नक्श वाला होता है। हंसराज के मिलनसार और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व की वजह से गांव वाले हंसराज को एक तरफा सरपंच के रूप में निर्विरोध चुनते रहते हैं। अब तो हंसराज को सभी सरपंच जी के नाम से ही जानते हैं। सरपंच जी भी अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ गांव वालों की तरक्की के लिए लगे रहते हैं। मोहिनी के डॉक्टर भाई और डॉक्टर भाभी जब मोहिनी के ससुराल उसके गांव आते हैं, गांव के रहन सहन को पसंद नहीं करते और दबी जुबान में बहन मोहिनी को उसके कैरियर और बालक के भविष्य का हवाला देते हुए शहर शिफ्ट होने के लिए भड़काने लगते हैं। डॉक्टर भाई अपनी डेंटिस्ट बहन मोहिनी और भांजे को दूसरे तीसरे माह अपने साथ शहर ले जाकर वहाँ शहर की चमक दमक दिखाते हुए गांव के रहन सहन को घटिया दिखाते हैं। हंसराज के बुजुर्ग पिता और मोहिनी के बुजुर्ग पिता आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं, लेकिन दोनों की मृत्यु के बाद तो मोहिनी
अपने डॉक्टर भैया भाभी के बहकावे में पूरी तरह से आ जाती है। अपने बेहतर करियर के साथ ही पुत्र के बेहतर भविष्य का हवाला देकर शहर शिफ्ट होने के लिए अपने पति को मजबूर करती रहती है और इसी बात को लेकर दिन रात झगड़ा भी करती रहती है और परेशानियां खड़ी करती है अपने पति के लिए। किशोर उम्र का पुत्र भी अपनी मम्मी और अपने मामा मामी के दबाव में आकर अपनी बड़ी बहन और पिता को नापसंद करने लगता है। पिता की हर नसीहत गलत और मामा मामी और मम्मी की हर बात उसे सही लगने लगती है। गांव में 8th क्लास की परीक्षा पास होते ही मामा अपने भांजे का एडमिशन शहर के महंगे कॉन्वेंट स्कूल में करा देते हैं। अब धीरे धीरे बालक अपने मामा मामी और मम्मी की लालच भरी बातों में आकर पिता और बहन से दूरी बना लेता है। बालक शहर की खर्चीली लाइफस्टाइल का आदी हो चुका है। हायर सेकेंडरी पास होते ही मम्मी अच्छा खासा पैसा खिलाकर डॉक्टर भाई की पहचान से अपने बच्चे को शहर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा देती है। सरपंच जी अपनी जमीन खेती बाड़ी की खातिर गांव छोड़ना नहीं चाहते और अपने काम के साथ साथ गांव वालों की भलाई में लगे हैं। हंसराज अपनी मंद बुद्धि बेटी के इलाज के लिए शहर के महंगे चिकित्सकों से भी मिलते हैं। इसी बीच हंसराज जी की पत्नी मोहिनी गांव के किसी गरीब फोटोग्राफर से बेटी की शादी कराकर उसे विदा कर देती है। हंसराज अपने फोटोग्राफर दामाद की मदद भी करते हैं। शहर के मनोचिकित्सक से बेटी का इलाज भी करवा रहे होते हैं। हंसराज का पुत्र धनराज मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री लेकर अपने मामा और मामी के साथ बरसों बाद गांव आता है। पत्नी और उसका डॉक्टर भाई, साथ ही डॉक्टर पुत्र अपने पिता हंसराज पर गांव का सब कुछ बेचकर शहर में हॉस्पिटल खोलने के लिए दबाव बनाते हैं। सरपंच जी हॉस्पिटल खोलने के लिए राजी हैं, लेकिन उनका कहना है यहाँ गांव में लोगों को हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्यों ना हॉस्पिटल गांव में खोला जाए और इसके लिए गांव के लोग सहयोग करने को तैयार भी हैं। खेती बाड़ी बेचने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर बेटे धनराज को तो शहर में ही हॉस्पिटल खोलने के लिए ढेर सारा धन चाहिए। इस सब के चलते हंसराज को निमोनिया हो जाता है। अपने ससुर की तबीयत खराब होने की खबर मालूम पड़ते ही फोटोग्राफर दामाद अपने ससुर की सेवा में लग जाता है। डॉक्टर धनराज अपने पिता को कुछ कैप्सूल खिलाता है, लेकिन उसके बाद हंसराज को घबराहट होने लगती है। तकलीफ की वजह से हंसराज 5 दिनों तक दिन रात बेचैन रहता है और रात रात भर सो नहीं पाता है। अब दामाद फोटोग्राफर 24 घंटे सेवा में लगा है। हंसराज को अपनी मौत का आभास होते ही वह एक वसीयत में 50% प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम लिख देता है, लेकिन यह वसीयत जैसे ही बेटे धनराज के हाथों लगती है वह इस वसीयत को नष्ट कर देता है। इधर दामाद रात रात भर जागकर अपने ससुर को लगातार प्यास लगने पर पानी पिलाता रहता है। पूरे 8 दिनों तक तड़पने के बाद अचानक हंसराज की नाक से लगातार खून बहने लगता है। 2 दिन बाद हंसराज को मृत घोषित कर शमशान ले जाकर जला दिया जाता है। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कराने के साथ साथ 12वें दिन मृत्यु भोज में सभी को भोजन और ब्राह्मणों को दान देकर
आदरपूर्वक विदा कर दिया जाता है। दूसरे दिन धनराज किसी वकील से एक नकली वसीयत तैयार करवा कर अपनी माँ के हस्ताक्षर करवा लेता है और ध्यान आने पर धनराज अपनी बड़ी बहन के सिर पर हाथ रखकर भावुकता में लाकर उसके भी हस्ताक्षर करवा लेता है और अपने फोटोग्राफर जीजा को मालूम भी नहीं होने देता है। अगले 4-5 दिनों में हंसराज की सारी धन दौलत यानी गहने नकदी लेकर डॉक्टर धनराज अपने मामा और मम्मी के साथ शहर के लिए निकलने के लिए तैयार है, लेकिन उसे जमीन जायदाद के ओरिजिनल कागज बहुत खोजने पर भी नहीं मिल पाते हैं। अब धनराज जमीन जायदाद के ओरिजिनल कागज जब तक नहीं मिल जाए तब तक अपनी मम्मी को गांव के मकान में रुकने के लिए कहता है, पर मम्मी के मना करने पर धनराज अपनी मम्मी को वहीं रुकने के लिए बहुत समझाता है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ ही शहर जाने की जिद पर आ जाती है। अब धनराज गुस्से में अपनी माँ को डराते हुए बोल पड़ता है, जैसे धन के लिए अपने बाप को मारा है ना, वैसे ही तुम्हें भी मार सकता हूँ। जिंदा रहने के लिए मेरी बात मान लो और जितनी जल्दी हो सके कागज खोजने में लग जाओ। मुझे शहर जाकर अभी बहुत कुछ करना है। तब धनराज की मम्मी डर के मारे वही अपनी बेटी और दामाद के साथ रहने को मजबूर होती है। तब से यहाँ गांव में बेटी और दामाद के साथ ही रह रही है। अब धनराज की मम्मी यानी हंसराज की विधवा को समझ में आता है कि शहरी वातावरण में कितना लालच का जहर भरा है। डॉक्टर का पवित्र पेशा अपनाने के बावजूद उसके भैया ने लालच के जहरीले संस्कार यानी जहरीले कर्म बीज उसके मन में डाले, जिन्हें उसने लालच में अंधी होकर अपने पुत्र को दिए। उसी पाप का फल अब वह भोग रही है। जिस बेटी दामाद को उसने नकारा वही आज उसकी सेवा में लगे हुए बिना किसी लालच के। कहानी सुनने पर विनोद यशराज को बताता है कि इस कहानी में अभी भी कई सारे उन दृश्यों की कमी है जो तुम्हें पिछले कई वर्षों से परेशान कर रहे हैं। यह तो विश्वास करने योग्य बात है कि दादा हंसराज जी ने अपने बेटे धनराज के यहाँ पोते यशराज के रूप में जन्म लिया है। अब विनोद अंकल बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैच में सिलेक्शन के लिए आगामी सप्ताह में सिलेक्शन कमेटी के सदस्य उसका चयन करने के लिए आ रहे हैं। अपना सपना पूरा करने का ऐसा मौका बहुत किस्मत वालों को मिलता है। अब उसे पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। इस पर यशराज बोलता है, अंकल मैं पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन अब मेरी दशा दिशा और मुकाम कुछ और ही लग रहे हैं। विनोद कुछ सोचते हुए, ठीक है, अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? यशराज, कई वर्षों से मन मस्तिष्क में चल रहे चलचित्रों का रहस्य अब अंदर की बेचैनी को बहुत बढ़ा चुका है। इस बेचैनी को शांत करना चाहता हूँ, लेकिन विनोद अंकल को इस बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा है कि धनराज अपने ही पिता का हत्यारा है। और यदि तुम्हारी कहानी सही है तो गांव जाकर तुम्हारी दादी, बुआ और फूफा का पता लगाना चाहिए। अब विनोद यशराज को सीधे धनराज के पैतृक घर ले जाता है, जहां पर ताला लगा हुआ है। आसपास पूछने पर एक युवक बताता है, हर 10-15 दिन में यहाँ की साफ सफाई करने कभी कभी 2 जवान आदमी और औरत आते हैं।
कभी कभी गांव में दो बूढ़े, कभी कभी साथ में दो बूढ़े आदमी, औरत, और कभी एक बहुत बुजुर्ग महिला भी उनके साथ आती है। ये यहाँ किसी से बातचीत नहीं करते। बड़े बूढ़े बताते हैं यह मकान शहर में रहने वाले किसी डॉक्टर का है, जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा। तब अचानक से यशराज को याद आता है और वह विनोद अंकल को एक तरफ ले जाकर धीरे से बोलता है, अरे हाँ, मेरे दादाजी हंसराज ने एक पीतल के घड़े में जमीन जायदाद के कागज और उसी के साथ कुछ गहने यहीं पर कहीं मरने के पहले जमीन में गाड़ दिए थे। तभी वे देखते हैं दो पुरानी सी मोटरसाइकिल पर चार मजदूर जैसे दिखने वाले दो जवान और दो बुजुर्ग आदमी औरत आ रहे हैं। जैसे ही वे पास आते हैं, उनमें से एक बुजुर्ग यशराज को आश्चर्यचकित होते हो देखते हुए बोलता है, अरे धनराज भैया, आप इतने सालों बाद भी आप वैसे की वैसे जैसे यहां से गए थे। तब यशराज आगे बढ़कर उस बुजुर्ग पति पत्नी के चरण स्पर्श कर विनोद अंकल को बताता है, ये मेरे बुआ जी और फूफा जी हैं। विनोद दोनों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। बाकी जवान पति पत्नी जो यशराज की बुआ के बेटे बहू हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर यशराज को देख रहे हैं। उन्हें फूफा जी बोलते हैं, अरे लखन बेटा, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। तभी लखन और उसकी पत्नी यशराज और विनोद अंकल दोनों के चरण स्पर्श करते हैं। लखन घर का ताला खोलता है और सभी अंदर जाते हैं। अंदर आते ही यशराज की आवाज और चाल ढाल बदल जाती है और हंसराज के रूप में बोलते हुए, बेटा लखन, ये दरवाजा खोलो, इसमें गेती फावड़े रखे हैं, निकालो। कमरे में से गेती फावड़े निकालकर घर के दरवाजे के ठीक सामने 20 कदम चलकर एक निशान बनाता है यशराज। निशान के चारों ओर बाहर की ओर दोनों मोटरसाइकिल और कार को खड़ी करके बुआ, फूफा, बहू और विनोद अंकल को बाहर निगरानी करने और अंदर लखन और यशराज खुदाई करके पीतल का घड़ा निकालते हैं और घड़े को घर में ले जाकर खोलते हैं, जिसमें सारे जमीन के कागजों का पुलंदा और सोने के गहने निकलते हैं। यशराज गहने अपनी बुआ को देते हुए हंसराज की आवाज में, बेटी, ये तेरी अमानत, इसे तेरे बहू बेटे को संभालना है। कागजों के पुलिंदे में दिवंगत सरपंच हंसराज जी की लिखित वसीयत निकालकर बताता है कि इस वसीयत में लिखा है कि यदि मेरी यानी हंसराज जी की पत्नी और बेटा गांव छोड़कर शहर में बस जाते हैं तो सारी जमीन जायदाद बेटी और दामाद के नाम कर दी जाए। और अचानक यशराज अपने आप से मन ही मन बोल पड़ता है, अरे हाँ, मेरी पत्नी यानी धनराज की मम्मी कहाँ है। कट टू सीन, शहर इंदौर नेहरू स्टेडियम। क्रिकेट ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए क्रिकेटर का सिलेक्शन चल रहा है। यह सब देखते हुए चल रहा है और अब विनोद को महसूस होता है कि हंसराज जी ने ही यशराज के रूप में जन्म लिया है। अब विनोद यशराज से आदरपूर्वक पूछता है, अब आप धनराज के लिए क्या चाहते हैं? मौत की सजा, मौत या माफी? यशराज की आवाज और बॉडी लैंग्वेज हंसराज जैसी हो जाती है। सजा तो जरूर देना चाहूंगा, लेकिन मौत से भी बड़ी सजा।
अंत में यशराज के अंतर्मन के संस्कार उसकी क्या दशा और दिशा तय करते हैं। इतने लंबे संघर्ष के बाद आज यशराज के मन मस्तिष्क की बेचैनी लगभग दूर हो चुकी है। कारण साफ है, रिश्तों को लेकर अच्छे बुरे की समझदारी यानी स्पष्टता उसके अंदर आ गई है। यह समझदारी सिर्फ पारिवारिक रिश्तों को लेकर ही नहीं है, बल्कि समझदारी भरे कार्यों से देश और समाज की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है उसके लिए भी है। और इसमें उसकी यानी यशराज की भूमिका क्या हो सकती है। और साथ ही अपने पिता के गुप्त गुनाहों को जानकर विचारों के मंथन में लगा है यशराज। आखिर क्या निर्णय लेना है, इस पर भी विचार कर रहा है। अंत में यशराज के अंतर्मन के संस्कार उसकी क्या दशा और दिशा तय करते हैं, आगे जानिए। अपने पिता के गुनाहों को जानकर विचारों के मंथन में लगा है यशराज। आखिर क्या निर्णय लेता है उसे खुद ही पता नहीं। डॉक्टर धनराज के मोबाइल पर अब पुत्र यशराज का एक मैसेज आता है। पिताजी चरण स्पर्श, आशीर्वाद दीजिए, आज मेरी टीम नेहरू स्टेडियम में फाइनल खेलने उतर रही है। मेरी माँ, परम पूज्य गुरुजी, विनोद अंकल और मेरे सारे दोस्त यहाँ मेरे साथ हैं। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। आपके आशीर्वाद से मैच जीत कर ही कल हम घर आ रहे हैं। गुड नाइट। लेकिन 2 मिनट बाद ही यशराज का एक और मैसेज आता है। मैसेज है, बचपन से ही आपने देखा है कि आपके पिता आपकी छोटी बहन का, आपकी बड़ी बहन का खास ख्याल रखते हैं। हालांकि बड़ी बहन आपके साथ बहुत भावुकता से पेश आती है, फिर भी पिता के व्यवहार का बदला आप अक्सर अपनी बहन से उसका बार बार दिल दुखाकर रुलाकर लेते रहे हैं। एक दिन जब किसी बात को लेकर आप अपनी बड़ी बहन का दिल दुखा रहे होते हैं, उसे रुला रहे होते हैं, आपके पिता तभी ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्से में आपको बुरी तरह डांट देते हैं। उसी समय आप अपनी माँ के पास जाकर रोते हुए पिता की शिकायत करते हैं। माँ से हमदर्दी पाते ही आपके मन में पिता के प्रति गुस्से के साथ ही नफरत पैदा होने लगी है। यही नफरत समय के साथ इतनी बढ़ गई कि अपने पिता की वसीयत में बहन के नाम प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा पढ़ते ही आपने चुपके से वसीयत में बदलाव कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर शहर में शानदार हॉस्पिटल खोलने की योजना बना ली। लेकिन शीघ्र ही पिता ये सब कुछ जान जाते हैं और इससे पहले कि वे कुछ कर पाए, आपने अपने पिता को धोखे से किसी दवाई का हाई डोज देकर बोलने और सुनने से लाचार कर भयंकर दर्द भरी मौत दी। अरे, एक डॉक्टर होने के बावजूद आपने लालच में आकर अपने ही पिता को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ मैं कैसे जानता हूं। तो सुनिए, पिछले कई वर्षों से जब भी मैं आपको देखता, एक सपना फिल्म के सीन की तरह मेरे मस्तिष्क में घूमने लगता। अपनी बात किसी से ना बोल पाने और फिर किसी की बात न सुन पाने की वजह से इस सपने से मैं परेशान होता रहा। इस सपने में आपके काफी जवान दिखाई देने से
और भी कई कारण जानने के लिए मेरे अंदर इतनी बेचैनी बढ़ गई कि मैं पागल सा हो गया। गुरुजी ने मेरी इस तकलीफ को समझते हुए अपने मनोवैज्ञानिक दोस्त डॉक्टर कुलकर्णी को बताकर मेरा इलाज शुरू करवाया, जहां मेरी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मुझे हिप्नोटाइज कर मुझमें पुरानी यादें जगाई गई। धीरे धीरे मैं पिछले जन्म की उन यादों में पहुंच गया जो मुझे परेशान करती रही। इसके बावजूद मैं, आपका पुत्र यशराज, आपका सपना पूरा करके आपका सपना आपके सामने पेश करने आ रहा हूं। ध्यान रखिएगा अपना। ये दूसरा मैसेज पढ़ते ही डॉक्टर धनराज एक तरफ अपने पुत्र को लेकर देखे गए अपने सपने को जानने की बेचैनी में, और दूसरी तरफ अपराध बोध की वजह से आत्मग्लानि आत्मग्लानि और पश्चाताप का ताप उसे उद्वेलित करने लगता है। बिस्तर पर बेचैन लेटे हुए जैसे ही उसकी नजर छत पर लगे पंखे पर पड़ती है, बुखार की वजह से आई कमजोरी के बावजूद वह बिस्तर से उठकर घर में कुछ तलाशने लगता है, और कुछ ही देर में डॉक्टर धनराज एक रस्सी लेकर उसके एक सिरे पर फंदा बनाकर दूसरे सिरे को पंखे से बांधने लगता है। तभी संतुलन बिगड़ते ही नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। पूरी रात बेहोश पड़े रहने के बाद सुबह नौकर और नौकरानी आकर उसे होश में लाते हैं। होश में आने के बाद डॉक्टर धनराज को महसूस होता है कि उसके दोनों हाथ हिल नहीं पा रहे हैं, वो हाथ नहीं उठा पा रहा है, और उसको समझ में आता है कि दोनों हाथों को लकवा हो गया है। शाम होते होते यशराज अपनी माँ, विनोद अंकल और गुरुजी को लेकर अपने पिता के सामने प्रकट होता है। उसके हाथों में मैन ऑफ द मैच का क्रिकेट मैच में जीत का एक बड़ा सा चमचमाता कप है, और वह धनराज के सामने रखते हुए बोल पड़ता है, पिताजी, आपके आशीर्वाद से आपका बेटा आज आपका सपना पूरा कर पाया है। डॉक्टर धनराज ये सब पूज्य गुरुजी और तुम्हारे विनोद अंकल के सत्कर्मों और तुम्हारी मेहनत का शानदार इनाम है बेटा। मैं कितना भाग्यशाली हूं जो मुझे पिता समान गुरुजी, बड़े भाई जैसा मित्र, सगे भाई जैसा मित्र मिला, सती सावित्री समान पत्नी और तुम जैसा प्यारा बेटा। और फिर रोते हुए, लेकिन मुझ कमीने ने किसी की कदर करने के बजाय सबको दुखी किया, और अपने हाथों को देखते हुए, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनाहगार हूं बेटा, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। मौत की सजा भी मेरे लिए कम है। इस पर यशराज आगे बढ़कर अपने पिता धनराज को गले लगाते हुए उनके कान में अचानक हंसराज की आवाज में, मौत मौत, अरे ये तेरे गुनाहों के सामने छोटी सी सजा है। मैं हंसराज अपनी बेटी को, बहू को और पोते को उनका हक दिलवाने आया हूं। अरे तुझे सजा नहीं रे, जा, मैंने तुझे मेरी हत्या के, मेरी मौत के गुनाह से माफ किया, और हाँ, अगले जन्म के लिए अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर ले।
और एकाएक जोर से ताली बजाने लगता है। तालियों की आवाज सुनकर बेटी अपने फोटोग्राफर पति, बहू, बेटे के साथ अंदर आती है, जिन्हें धनराज देखते रह जाता है। और उनके पीछे दूसरे ही पल माँ मोहिनी आकर रोते हुए बोलती है, सारे गुनाहों की जड़ में मेरे जहरीले कर्म बीज हैं, जो मैंने अपने बेटे को देकर इतना बड़ा पापी बनाया। सबसे बड़ी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। यह स्क्रिप्ट कर्मवीर की संक्षिप्त रूपरेखा आउटलाइन पेश कर रही है। स्क्रिप्ट भी विस्तार में बहुत कुछ लिखी जा चुकी है। हाँ, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आपका अपना मित्र, फिल्म राइटर, फिल्म विजुअलाइजर हेमंत मोड़। थैंक यू वेरी मच।